All right, guys. So, once you're done with private company, the next which follows is the definition of public companies. Now, Section 2, Clause 71 defines what are public companies in India. तो Section 2, Clause 71 पब्लिक कंपनीज को डिफाइन करती है। और नेचुरली हिंदुस्तान में देख यार, जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान में, या तो वो 1% कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी, या तो पब्लिक कंपनी। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। मीम मचा के रखा है लोगों ने, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, जिसको देखो उसको वो यही बोल रहा है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर से बोलता हूं, अगर इतने में हो जाता काम तो फिर मैं भी कुछ और कर रहा होता और तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं पड़ती है, दुनिया में हमारी जरूरत ही क्यों होती है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड यार, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत ड्रैकोनियन है और एक्चुअल में उसको समझना needs a lot of exercise. Okay, so let's try and understand the definition of public company now. Okay, so public company की एक बार डेफिनेशन चेकआउट कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो पब्लिक कंपनीज की डेफिनेशन देखते हैं। स्क्रीन पे तो आप देख ही पा रहे होगे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। सो पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज not a private limited company and which has minimum paid up share capital as may be prescribed. तो कैपिटल वाली कंडीशन की तो कोई बात ही नहीं है। मिनिमम पेड अप वाली जो कंडीशन है उसमें तो कोई बात नहीं है। मिनिमम कैपिटल कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब जो लोगों ने मीम मचा के रखा है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, उतने में काम नहीं होगा क्लास। सो यहाँ तक तो कोई बच्चे को दिक्कत होती ही नहीं है। टिल दिस क्लास नो बडी विल माइंड कि सर क्या है, बहुत बहुत हार्ड सर, मतलब बहुत ईजी मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। असली किस्सा शुरू होता है ये प्रोविजो से। ये जो प्रोविजन है, तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम शायद लॉ पढ़ रहे होंगे सीएस में आके, या जिनका लॉ का कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। तो जब भी आप ये एक्सप्रेशन देखोगे ना, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब ये एक प्रोविजन है। ये जो प्रोविजन है इसका स्पेसिफिक मीनिंग जो है, ये प्रोविजन स्पेसिफिकली ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के लिए बनाया गया है। नाउ प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी which is a subsidiary, provided that company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act and where such subsidiary continues to be a private company in its articles. सो मेरे भाइयों, ये हमको समझना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो प्रोविजन दिया है, ये जो प्रोविजन दिया हुआ है, ये प्रोविजन क्यों दिया हुआ है, क्या एग्जैक्ट मीनिंग है इस प्रोविजन का, क्यों दिया गया है ये प्रोविजन। ओके, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्राई टू गिव यू द, यार अगर मैं पार्लियामेंट्री ड्राफ्टमैन होता, मैं कानून ड्राफ्ट कर रहा होता, या आप कानून ड्राफ्ट कर रहे होते, तो ये तो हम भी डाल देते हैं, है ना क्लॉज। देखो इंटेंशन क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इंटेंशन। इंटेंशन समझिए, आज अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनी, सब अगर सबको पता है डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है ना, तो नेचुरल सी बात है पब्लिक कंपनीज के लिए जो रेगुलेशंस है, जो प्रोविजंस है, जो कानून है, वो थोड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, थोड़े ज़्यादा प्रावधान, थोड़े ज़्यादा प्रोविजंस उनके लिए बनाए गए हैं। और प्राइवेट कंपनीज के लिए देयर आर लॉट ऑफ लीनियंट प्रोविजन, देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्ट एंड लिबरल प्रोविजंस व्हिच हैव बीन मेड। तो जो ये लिबरल प्रोविजंस हैं वो तो प्राइवेट कंपनीज के लिए बनाए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस को डिवाइड कर करके छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज बना ले, और इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एज अ बिग प्राइवेट कंपनी, हो सकता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने छोटे सब्सिडरीज बना दे और फिर वो लोग प्राइवेट कंपनी बोल के चलाएं, है ना। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा। इसका मतलब ये कि ऑल द सब्सिडियरीज ऑफ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान की कोई भी पब्लिक कंपनी अगर है और उस पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडियरी है तो उसको क्या मान लिया जाएगा,
डीम्ड पब्लिक कंपनी, उसको हम लोग पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, है ना। तो यार जब भी हम लोग क्लास में भी पब्लिक कंपनीज की डेफिनेशन देखते हैं या पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, तो पब्लिक कंपनी का एक्सप्लेनेशन ना 15-20 मिनट का ही होता है। आप अगर हाँ भी बोल दोगे कि हाँ पब्लिक कंपनी समझ गई, तो मैं थोड़ी ना बोलूँ मैं पूछा ही नहीं अभी तक तुम्हें समझा कि नहीं समझा। क्यों नहीं पूछा मैंने? क्योंकि आई बिलीव दैट देयर इज एन एक्सप्रेशन विच यू डोंट अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट। आपको पता ही नहीं है सब्सिडरी का मीनिंग क्या है। इफ पीपल डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी, इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन इन इट्स ट्रू सेंस। तो let's do one thing, let's just check out the definition of subsidiaries also, है ना। तो सब्सिडरी कंपनीज का डेफिनेशन चेकआउट करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी एंड देन वी विल रिविजिट दिस डेफिनेशन, है ना। मुझे इस डेफिनेशन को पढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बहुत आराम से, हम मुगलाई पढ़ाते हैं। पुलाव और बिरयानी में फर्क होता है, पुलाव 10 मिनट में बन जाता है, बिरयानी 4 घंटा 5 घंटा लगता है, मैरिनेट होता है, टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, उसकी फ्रेग्रेंस अलग होती है। तो हम यहाँ 10 मिनट का फ्राइड राइस बनाने के लिए वैसे भी मिले नहीं है, पूरी पूरी बिरयानी ही के लिए मिले हैं ना। वैसे भी मेरा स्पेशलाइजेशन बिरयानी का ही है ना। तो मेरे साथ यूजुअली वही बच्चा जुड़ रहा होता है जिसको पूरा, बहुत गुस्से वाले जो बच्चे होते हैं यूजुअली दे विल कम टू मी कि अरे आदमी के पास चले जाओ, थोड़ा पागल आदमी है लेकिन बता तो देगा डिटेल में। तो लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी। क्या बोलते हो, शैल वी? सो लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ subsidiaries now। तो सब्सिडरी की डेफिनेशन एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। आप एक बात समझो क्लास, बिफोर वी गेट इनटू द डेफिनेशन, लेट मी जस्ट, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू फोकस ऑन द स्क्रीन, जस्ट फोकस ऑन दिस इमेज, इस इमेज पर ध्यान दो। सब्सिडरी डेफिनेशन सुनने के पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कैसे कर सकती है? कोई एक कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करना चाहे तो वो कैसे कंट्रोल कर सकती है? मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी को कंट्रोल करना मतलब उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर को कंट्रोल करना। यस और नो? किसी भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर को कंट्रोल करना, इसका मतलब यह देखना पड़ेगा कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में। यार आप तो जानकार हो, नहीं भी हो तो हो ही जाओगे। किसी भी कंपनी में डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होती है? या तो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे या तो डिसीजन शेयर होल्डर्स लेंगे। अरे भाई मेरी बात का भरोसा करो, अगर नहीं मानते सेक्शन 179 सबसेक्शन 1, all the powers which the company can exercise can be exercised by the board of directors। हर वो पावर, हर वो काम जो कंपनी कर सकती है, हर वो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हर वो डिसीजन लेने का पावर है जो काम कंपनी को करने का पावर है। लेकिन वो डिसीजंस, जहां वो ऐसे डिसीजंस जिनके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा है कि ये डिसीजन लेने के लिए तो मेंबर्स की परमिशन लगेगी ही लगेगी, या कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि ये डिसीजंस लेने के लिए आपको मेंबर्स के पास जाना ही पड़ेगा, मेंबर्स का ही डिसीजन मेकिंग का अप्रूवल लगेगा, तो ऐसे डिसीजंस शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। मतलब फंडामेंटली द डिसीजन मेकिंग विल ईदर बी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इट विल बी बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यस और नो? अगर मुझे किसी कंपनी को कंट्रोल करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं इनके किसको कंट्रोल कर लूं, या तो मैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पर कंट्रोल कर लूं, या तो मैं इनके शेयर कैपिटल को कंट्रोल कर लूं। अरे भाई, या तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन अपॉइंट होगा कौन अपॉइंट नहीं होगा उसके कंपोजिशन पर ही मेरा कंट्रोल हो, तो जो मैं बोलूंगा वही वो करेंगे। या तो मैं क्या पकड़ लूं, या तो मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पे कंट्रोल ला लूं, या तो मैं शेयर होल्डिंग का, कंपनी के शेयर होल्डर्स का
कंपनी के वोटिंग राइट्स पर अपना पकड़ बना लूं। इन दोनों ही केसेस में आई विल बी एबल टू एक्सरसाइज द डिस्क्रिशनरी पावर इन द कंपनी, है ना। इसका मतलब ये कि अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे किसी का कंट्रोल आ जाए तो इवेंचुअली हम उस कंपनी को कंट्रोल कर पाएंगे। सेकेंडली, अगर किसी कंपनी में मोर देन 50%, मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, ऐसे शेयर्स जिन पे वोटिंग राइट्स होगा, अगर उसको मैं होल्ड करता हूं तब भी मैं वो कंपनी को कंट्रोल कर लूंगा। अरे यस और नो यार, अरे यस और नो। अच्छा, तुम यस बोलोगे भी तो मुझे सुनाई नहीं देगा। आई एम सॉरी, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, क्लास में ही पढ़ाया हूँ 8 साल तक, सुबह शाम दिन रात, सुबह 11 बजे से रात को 9:30 बजे तक दरबार वहीं लगता था हमारा, तो मेरे को आदत है हाँ ना बोलने की, बुलवाने की। और जो हाँ ना नहीं बोल रहा होता है उसको बहुत ही, मैं तो सीधा ये बोलता हूँ, जिनने हाँ या ना नहीं बोला उनका टाइम बस का तो इसलिए बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। तो मेरे भाई, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्सिडरी की डेफिनेशन आप ये समझिए, कोई भी कंपनी आपका कठपुतली कब बन सकता है, आपके इशारों पे कोई कंपनी कब नाच सकती है, जब आप या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लो, क्योंकि उसके बाद उसके डिसीजन पे भी आपका कंट्रोल, या तो आप मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग राइट्स उस पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि वहां पर कंट्रोल आ गया तो जो शेयर होल्डर्स की डिसीजन मेकिंग है आप उसको कंट्रोल कर लोगे। अरे यस और नो। सो फंडामेंटली कंपनी की डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करने के लिए इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ आ जाए तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। बस सब्सिडरी की डेफिनेशन पूछो, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूछो ना, मन में पूछो, मैं आंसर दूंगा ना, बात करते हैं ना। तो मन में पूछोगे तो अच्छा पूछ लिए तुम। तो 24 अक्टूबर 1987, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना था। 24 अक्टूबर को, मैं 24 अक्टूबर 1987। तो मैं जब CS में नया नया आया था तो मैं सब्सिडरी की डेफिनेशन अपने ही बर्थडे से याद कर लिया था कि मैं कौन हूँ, मेरे मॉम डैड की सब्सिडियरी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडियरी। तो क्लॉज 87 में ही लिखा हुआ है, सेक्शन 287 में लिखा हुआ है कि सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या होगी। तो आ जाइए, लेट्स चेक इट आउट, चेकआउट करते हैं इसको। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87। अच्छा एक बात बताओ, आप कभी ऐसा बोलोगे, अगर कोई वाइफ की डेफिनेशन होती तो आप ऐसे बोलते कि ये है वाइफ, दुनिया की वाइफ, ऐसा होता है क्या? इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समवन ना। तो आप बोलते हो ना कि करीना जो है वो सैफू की वाइफ है ना, करीना सैफ अली खान की वाइफ है। आप ये थोड़ी बोलते हो कि करीना वाइफ है, दुनिया की वाइफ थोड़ी ना है वो। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, है ना, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की सब्सिडरी वो तब बनेगी। So section 2 clause 87 provides that subsidiary in relation to any other company, that is to say the holding company means a company जिस कंपनी में in which the, let me just repeat, इसका flow टूट रहा है। So subsidiary company in relation to other company means a company in relation to other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company does what? It controls the composition of board of directors। मतलब इस कंपनी में डायरेक्टर कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे वो अगर एक कंपनी डिसाइड करने वाली है तो जो कंपनी डिसाइड कर सकती है कि मेरे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे कौन नहीं, दे विल बी कंट्रोलिंग द एंटिटी। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल किया जा रहा है दूसरी कंपनी द्वारा, मतलब होल्डिंग कंपनी द्वारा, उसे हम सब्सिडरी मान लेंगे। और ये जो और है ये इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला और का मतलब इंग्लिश में एंड होता है। तो यहां और की बात की गई है, अगर कोई एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी कंट्रोल नहीं भी करती हो या तो दूसरी कंपनी कंट्रोल नहीं भी करती हो, लेकिन अगर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर भी कंट्रोल कर रही हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब भी जिस कंपनी का मोर देन, आई रिपीट, जिस कंपनी का मोर देन हाफ वोटिंग पावर कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करे, तो ये जिस कंपनी के वोटिंग पावर की बात हो रही है वो कंपनी को भी हम सब्सिडरी बोलेंगे। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? अगर मुझे
सब्सिडरी को डिफाइन करना होगा, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेकआउट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सब्सिडियरी, पार्डन माय हैंड राइटिंग और एक्सक्यूज मी, आई विल राइट इट अगेन, डोंट वरी। सो भाई मैं सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलूँगा? मैं सब्सिडरी कंपनी किसको बोलूँगा भाई? सब्सिडरी कंपनी वो होगी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब्सिडरी कंपनी वो होगी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है। सो इधर द होल्डिंग कंपनी, इधर दिस होल्डिंग कंपनी दैट some other company, sorry, give me a moment, yep, कभी कभी तो मैं जानबूझ के गलती करता हूँ, आपको लगता है कि मैं रियल लाइफ में सामने खड़ा हूँ, इसलिए कभी कभी हम लोग जानबूझ के भी मिस्टेक करते हैं, थोड़ा नेचुरल फील देने के लिए। टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं यार वो थोड़ा हमारा कनेक्ट मिस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग कभी कभी ये वाली मिस्टेक जानबूझ के नहीं की थी, कभी कभी मैं करता हूँ, बोला मैंने, ये वाली हो गई थी। तो या तो इस कंपनी का कंट्रोल, ये जो सब्सिडरी नीचे हमने लिखी, या तो ये जो सब्सिडरी कंपनी हमने यहां लिखी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है, सो ईदर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम अदर कंपनी, तो मैं सब्सिडरी बन जाऊंगा, या तो या तो या तो somebody is controlling more than 1/2 of total voting power in this company। तो सब्सिडरी कंपनी वो होगी जिस कंपनी का या तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करे, और मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर, मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर कोई और कंट्रोल करे। इन दोनों ही केसेस में हम क्या मानेंगे? इन दोनों ही केसेस में हम मान लेंगे कि ये जो कंपनी है ये एक सब्सिडियरी कंपनी है, और जो इस पर्टिकुलर कंपनी को कंट्रोल कर लेगी उस कंपनी को क्या कहा जाता है मेरे भाई? बोलो, कम ऑन, होल्डिंग कंपनी, है ना? तो सिंपल है यार, लॉजिक से काम करो, एकदम कंफर्ट से काम करो, थोड़ा सोचो ना यार, कोई कंपनी को मैं मेरी सब्सिडी कब बोलूंगा? या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि डिसीजन वो लेने वाले हैं, या तो उनका मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल मेरे पास है, क्योंकि शेयर होल्डर की डिसीजन मेकिंग में मेजॉरिटी वोटिंग राइट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए लगेगा ही लगेगा, है ना? बिल्कुल इसी लाइन पे डेफिनेशन बनाई गई है, आ जाओ चेक आउट द डेफिनेशन। So subsidiary company in relation to other company, that is to say the holding company, means a company in which the holding company number one controls the composition of directors or exercises or controls more than 1/2 of the total voting power। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, मेरे कहने का मतलब है भाई मेरी कंपनी में मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ऐसे शेयर जिसमें वोटिंग पावर है मोर देन हाफ अगर किसी के पास होगा, चाहे फिर वो डायरेक्टली कंट्रोल करती हो या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हो, वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी का कंट्रोल किया जाएगा वो बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। फेयर इनफ। नाउ यार सच बात तो ये है कि मेरी ना इमेजिनेशन बड़ी खतरनाक है। अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम ऐसा छाती पे लैपटॉप लेके बैठे हो अपनी और ये सोच रहे हो कि ठीक है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करने वाली बात समझ में नहीं आई। आई कैन अंडरस्टैंड। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना सर कि कितने डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और रिमूवल को कंट्रोल करना जरूरी है? तो मेजॉरिटी, जो कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करना या रिमूव करना होल्डिंग कंपनी के हाथ में है वो सब्सिडरी होगी।
मेरे कंपनी में सिर्फ एक डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो, सिर्फ एक डायरेक्टर आप रिमूव कर सकते हो, यू विल नॉट बिकम माई होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ठीक है, हल्का हल्का। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू प्रिसाइसली, प्रिसाइसली दिस इज वट आई वॉन्टेड टू टेल यू। बट ये डेफिनेशन जो है ये उतनी ईजी डेफिनेशन है नहीं। तो 2 मिनट के लिए मैं तुम्हें नोट्स में ले चलता हूँ, आ जाओ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। पब्लिक कंपनी तो हमने अभी तक लिखा ही नहीं, सब्सिडरी के बारे में थोड़ी सी बात कर ली। कंपनियां तो फंडामेंटली हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सब्सिडियरी कंपनी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 87, तो टेक्निकली हम 33 साल के हो चुके हैं। तो आप ज़रा सोचिए, मेरी बात थोड़ा सुना करो आप जब पैदा होके अपने घर के बाहर मिट्टी में खेल रहे थे तब मैं ऑलरेडी इन्फोसिस में था। ठीक है, मैं 2008 में इन्फोसिस में काम कर रहा था, तो कुछ तो सुन लो मेरी। तो यस, 287 इज द डेफिनेशन। सब्सिडरी की डेफिनेशन जो है वो 287 में आती है। सो आई वॉज बॉर्न इन 87 एंड आई ऑलवेज रिमेंबर्ड इट लाइक दैट। तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। तो यार देख, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं डेफिनेशन नहीं रीराइट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो मैं डेफिनेशन रीराइट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और एक के बाद 5-10 और एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कंट्रोल फाइंड करेंगे ना कंपनीज एक्ट 2013 की फाइल में कि आप सब्सिडरी कितने बार शब्द आया है, तो आई थिंक मैंने तो अभी किया नहीं है, लेकिन 150-200 से ज़्यादा ही बार सब्सिडरी वर्ड यूज हुआ है। तो यार हर जगह सब्सिडरी वर्ड आने वाला है। जितना कॉन्क्रीट हो सके, जितना टाइट हो सके डेफिनेशन, उतनी टाइट रखो आप। द लॉ शुड बी ऑलवेज यू शुड ऑलवेज दी कॉन्सेप्ट्स वाटर टाइट होना ज़रूरी है, नहीं तो तंटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाती है, बाद में मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो ये बेसिक्स हैं, इसको जितना मजबूत रखोगे। इतना क्लीशे बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी क्लीशे बात करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत बात तो सही है। तो बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अभी। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सब्सिडरी की डेफिनेशन के हिसाब से लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा सन्स। one of the most respected houses, Tata Sons. Anybody who's interested in Tatas, let me just suggest you one book. Mayank, if you can check, यहाँ कोई टाटास की बुक पढ़ी है जो बहुत ही, हाँ, yes, thank you brother. Mayank is always here. So this is a book which is the Tata Group. This has been written by one of my favorite authors who is Dr. Shashank Shah. तो Dr. Shashank Shah की ये book है which is on the Tatas. So I would say that everybody who is pursuing this course, CS का जो भी CA भी कर रहे होगे आप लोग, बहुत सारे CA वाले बच्चे भी मैं पढ़ाए हूँ और वो वीडियो देखेंगे मुझे मालूम है, तो आप ये बुक ज़रूर बाय करना, बिकॉज डॉक्टर शशांक शाह का द सॉर्ट ऑफ इनसाइट्स दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड इन द बुक लेजेंडरी है। तो एटलीस्ट टाटास के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, जो सबसे सॉर्टेड कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है दिस। और चाहे आप टाटा स्टील की बात करो, टाटा ग्लोबल बेवरेज की बात करो, टाटा कॉफ़ी की बात करो, आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करो, टाटा ब्लू स्कोप की बात करो, या ज़ारा स्टोर के साथ जो जॉइंट वेंचर इंडिया में, ज़ारा भाई किसके साथ जॉइंट वेंचर में है? टाटास के साथ है। तो स्टारबक्स भी किसके साथ है? टाटास के साथ है। तो टाटा की जितनी भी कंपनीज है उन सब की होल्डिंग कंपनी, तनिष्क, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स। वैसे टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस देख के उसको घाटा मोटर्स बोलते हैं लोग, बट एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट दिस मोमेंट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों कि हिंदुस्तान में जितनी भी टाटा की कंपनीज है, चाहे वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, वो सारी टाटा कंपनीज की जो होल्डिंग कंपनी है वो है टाटा सन्स। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग टाटा सन्स की बात कर लेते हैं। पहले वो लिमिटेड होती थी, अब वो प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर। तो एट दिस मोमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो टाटा सन्स है, टाटा सन्स लिमिटेड जो अभी प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है। अगर मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूँ तो आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2004 25 अगस्त को इसका आईपीओ आया था, और जब आप सेबी पढ़ेंगे तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रीन शू ऑप्शन, जो पहली बार टीसीएस में यूज हुआ था 25 अगस्त 2004 को इनका आईपीओ आया था। दैट इटसेल्फ इज अ बिग स्टोरी। आप ये बुक पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि रतन टाटा कितना लेजेंडरी आदमी है, तभी पता चलेगा आपको। हर चीज में एकदम शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट टीसीएस। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई टीसीएस में टाटा सन्स का तकरीबन 75% हिस्सेदारी है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन। दे मिंट
35,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हर साल बनाने वाली कंपनी है भाई। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस खुली थी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको बोलूं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 72-73% शेयर होल्डिंग, शेयर्स विद वोटिंग राइट्स अगर टाटा सन्स के पास है, तो क्या ये बोलना सही होगा कि टीसीएस कुछ और नहीं बल्कि एक सब्सिडियरी है? Will that be all right? Yes. TCS is a subsidiary of Tata Sons. तो टाटा सन्स जो है, टाटा सन्स की एक सब्सिडरी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाटा सन्स विल बिकम द होल्डिंग कंपनी। टाटा कंसल्टेंसी में जो पहले कंपनी सेक्रेटरी थे सुप्रकाश मुखोपाध्याय सर, अभी ही हैज बिकम द ट्रेजरी हेड टाटा सन्स। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस टाटास, उसका पूरा पैसा मैनेज कौन करता है? हु इज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन फॉर दिस? इज द कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय सर। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई कुड मीट हिम फॉर अ वेरी ब्रीफ मोमेंट। ही केम टू नागपुर फॉर अ सेमिनार एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट में। मुझे याद है वो आए थे 9:30-10 बजे की बात थी, डिनर में वो आए थे। उस दिन आई थिंक इंडिया और मुंबई का, इंडिया और श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया का वानखेड़े स्टेडियम में मैच था, तो एयरपोर्ट में अटक भी गए थे वो। एनीवे, बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये बात। और कभी कभी क्या है, हमारी कम्युनिटी बहुत एलिट है, सब जानते नहीं है कि सीएस लोग कितना बड़ा प्रोफाइल होल्ड करते हैं कंपनी में। बहुत कम लोगों को समझ आता है ये सब। तो आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आई होप यू रेकन द फैक्ट नाउ। एनीवे, सो अगर मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहूँ तो फंडामेंटली टाटा सन्स जो है वो है होल्डिंग कंपनी और टीसीएस जो है वो है एक सब्सिडरी कंपनी। ऐसे ही लेट्स टेक मोर एंड मोर एग्जांपल्स। जितना एग्जांपल्स लोगे उतना अच्छा रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट टाटा कंज्यूमर। पहले कंपनी का नाम था टाटा टी, फिर हो गया टाटा ग्लोबल बेवरेज, और उसके बाद हो गया क्या? टाटा कंज्यूमर लिमिटेड। सो टाटा कंज्यूमर लिमिटेड जो है वो टाटा कॉफी में, टाटा कॉफी में वो होल्ड करती है 57% का स्टेक। सो अगेन मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल कौन कंट्रोल कर रहा है? टाटा कंज्यूमर। तो क्या मैं फिर से ऐसा बोल सकता हूं कि टाटा कंज्यूमर लिमिटेड जो है वो है टाटा कॉफी की होल्डिंग कंपनी? कैन आई से दैट? विल दैट बी ऑल राइट इफ आई से दैट? गाइस, यस, नो? सो अगेन यहां पे भी कौन सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा? बोलो क्लास, कम ऑन। सो दिस टाटा कॉफी इज अगेन अ सब्सिडियरी एंड टाटा कंज्यूमर जो है वो है होल्डिंग कंपनी। अभी जिस हिसाब से आपका ब्रेन काम करता है, मैं भी दिन में 10 घंटा रोज पढ़ाते ही रहता था 8 साल से, तो अभी आप यही सोच रहे होगे कि सर अगर एक कंपनी है टाटा सन्स, उसकी सब्सिडियरी है टाटा कंज्यूमर्स, और उसकी एक सब्सिडियरी है टाटा कॉफी। जब मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया था ना, तो पहली स्लाइड में ये बताया था टाटा ग्लोबल बेवरेज का स्टारबक्स के साथ मर्जर हो रहा है। तो जहाँ मैं पढ़ाता था वो सर बहुत इंप्रेस हो गए थे, उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था पढ़ाने के लिए। तो यस, आई डोंट हैव एनी गॉड फादर इन द इंडस्ट्री। मेरे पूरे खानदान में ना कोई सीएस है, हो तो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन है नहीं हूँ अकेला। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस टाटा सन्स जो है, टाटा सन्स की सब्सिडरी है टाटा कंज्यूमर्स। अभी आपको पता ही है कि टाटा कंज्यूमर जो है वो बेसिकली चाय, कॉफ़ी, जितने भी ब्रांड्स हैं सब इसमें, फॉर दैट मैटर माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर, वो भी टाटा कंज्यूमर्स में आ जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि टाटा कंज्यूमर टाटा सन्स की सब्सिडियरी है और टाटा कॉफ़ी जो है वो टाटा कंज्यूमर की भी सब्सिडियरी है, आई अगेन रिपीट, अगर टाटा कंज्यूमर्स टाटा सन्स की सब्सिडियरी है और टाटा कॉफ़ी टाटा कंज्यूमर्स की सब्सिडियरी है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टाटा कॉफ़ी भी
टाटा सन्स की सब्सिडरी है। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कैसे? देख यार, अगर पहले वाला ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, टाटा कॉफी में 57% होल्डिंग टाटा कंज्यूमर्स का है, और टाटा कंज्यूमर्स को टाटा सन्स कंट्रोल करती है, तो क्या इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली टाटा कॉफी पे भी हमारा कंट्रोल आया? हाँ। तो टाटा सन्स भी टाटा कॉफी की होल्डिंग कंपनी है, और टाटा कॉफी, ये दोनों कंपनी की सब्सिडरी है। पहले मैं वाइफ का एग्जांपल दे दिया ना सब्सिडरी के साथ, तो आप सोच रहे होगे कि एक कैसे दो दो लोगों की वाइफ हो सकती है। तो सब्सिडरी में ऐसा हो सकता है, एक कंपनी मल्टीपल कंपनी की सब्सिडरीज हो सकती है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन हाइपोथेटिकल नाउ। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, दिस इज नॉट रियल, ये हम समझने के लिए ले रहे हैं। सो सपोज एक कंपनी है एस लिमिटेड। ओके, suppose there's a company which is S Limited. अगर कोई कंपनी है उसका नाम है S Limited, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक दूसरी कंपनी है उसका नाम है H Limited। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये S Limited का 50% शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स, जिसमें वोटिंग राइट्स भी हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एस लिमिटेड में जो 50% वोटिंग राइट्स हैं वो एच लिमिटेड के पास हैं, तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि एस लिमिटेड एच लिमिटेड की सब्सिडियरी है? हाँ या ना? यस नो? यस नो गाइस, कम ऑन, बोलते क्या? कमेंट में बता देना कम से कम, या लाइव क्लास चल रही होगी तो उस दिन मैसेज कर देना, पता चलेगा मेरे को कि तुम समझ रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो एस लिमिटेड इज सर्टेनली नॉट अ सब्सिडियरी, क्योंकि मोर देन वन हाफ बोला था, ये हाफ है ना। सो इज इन दिस पर्टिकुलर केस एस लिमिटेड won't be considered as a subsidiary, इसे हम सब्सिडियरी कंपनी नहीं मान सकते। फेयर इनफ। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, बिकॉज देख अभी तुमको शायद रियलाइज ना हो, बट जैसे जैसे तुम इंडस्ट्री में आगे जाओगे, जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे, यार एक कॉन्सेप्ट ना भूत बन के पीछे आ जाता है, पीछे छोड़ने नहीं वाला। तो आज पढ़ लो या बाद में पढ़ना, फर्क तो पड़ने नहीं वाला। तो जब टाइम डालना ही है तो अभी डाल दो, शुरू में टाइम ज़्यादा भी होता है। तो लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक कंपनी है, उसका नाम है ओयो। मान लो एक कंपनी, हाइपोथेटिकल है, दिस इज नॉट रियल केस, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, समझाने के लिए ले रहा हूं। सो मान लो एक कंपनी है ओयो लिमिटेड। ओके, ओयो लिमिटेड में जो 90% शेयर्स हैं कंपनी के, 90% शेयर्स जो हैं, 90% शेयर्स, वो है कंपनी के प्रमोटर्स के पास। ओके, आई होप आपको ओयो के प्रमोटर के बारे में मालूम है। नहीं मालूम है तो पता कर लो, पता करने लायक तो है यार, इतनी बड़ी चेन खड़ी कर दी उसने। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की मैं वैसे ही बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो 90% प्रमोटर्स हैं, और 10% हिस्सेदारी एक न्यू इन्वेस्टर ने लिया है। मान लो इस कंपनी की 10% हिस्सेदारी एक इन्वेस्टर ने खरीदी है। पूछो उस इन्वेस्टर का नाम क्या है? अरे पूछो ना उसका इन्वेस्टर का नाम क्या है? अरे पूछ ही नहीं रहे। तो मान लो अगर ओयो में 10% हिस्सेदारी किसी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ने खरीदी है। लेट्स कॉल दिस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मिस्टर दानियाल। पता नहीं ये दानियाल नाम मैंने कहाँ सुना है, बट मैंने किसी तो सही इंसान से सुना था, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोनाउंस किया गया था मेरे को याद रह गया। तो मान लो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है दानियाल, जिसने ओयो में 10% स्टेक खरीदा है। कितना परसेंट बोल ही नहीं रहे।
10%। तो ऐसे अगर मैं पूछूं आउटराइट कि, या एक कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, दानिया लिमिटेड ले लेते हैं ताकि मज़ा आए, हमारा मज़ा ना खराब हो, और हम लोग सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो हम लोग को कंपनी ही लेनी पड़ेगी। मान लो एक कंपनी है दानिया लिमिटेड जो कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रही है ओयो रूम्स में या ओयो लिमिटेड में। तो 10% हिस्सेदारी जो खरीदी गई है वो खरीदी गई है दानियाल लिमिटेड द्वारा। तो विल दैट बी राइट इफ आई से दैट दानियाल लिमिटेड is the holding company of Oyo Limited just by the figures that I have told you? No is the answer, क्योंकि more than half of the capital तो दानियाल लिमिटेड के पास नहीं है। लेकिन अगर तुमको मैं ये बोलूं कि दानियाल लिमिटेड ने जब निवेश किया था, जब इन्वेस्टमेंट किया था, तो दानियाल लिमिटेड ने पैसा डालते वक्त, ये 10% हिस्सेदारी खरीदते वक्त एक कंडीशन रखी थी, और वो कंडीशन ये थी कि अगर वो 10% इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो दे विल हैव स्पेसिफिक राइट्स। सो यार नॉर्मली तो सिर्फ इन्वेस्टिंग पॉइंट, सिर्फ शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए मान लो कि दानियाल लिमिटेड ने इन्वेस्ट करने के लिए कंडीशन रखी थी कि मैं ओयो लिमिटेड में तब निवेश करूंगा जब मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट दानियाल लिमिटेड एक्सरसाइज कर पाएगी। तो अगर दानियाल लिमिटेड ने ये कंडीशन रखी थी कि हम आपकी ओयो लिमिटेड में तब इन्वेस्ट करेंगे जब आपके कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का और रिमूव करने का राइट हमारे पास होगा। तो अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं तो क्या अब सॉरी सॉरी तो क्या अब ऐसा बोलना सही होगा कि ओयो लिमिटेड दानिया लिमिटेड की सब्सिडियरी है? क्या अब ये कहना सही होगा? यस इज द आंसर। क्यों? क्योंकि भाई ओयो लिमिटेड के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, उनको रिमूव करना, अब इसका अधिकार दानियाल लिमिटेड के पास है। दैट मीन्स ओयो लिमिटेड की जो फंक्शनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, उस पर दानियाल लिमिटेड का कंट्रोल रहने वाला है। तो येस, नाउ ओयो लिमिटेड विल बिकम सब्सिडरी ऑफ दानियाल लिमिटेड। अक्सर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स इस प्रकार के क्लॉजेस डलवाते हैं आर्टिकल्स में या शेयर परचेज अग्रीमेंट में, क्योंकि वो लोग भी एक बहुत बड़ी पूंजी अपनी लगा रहे हैं, है ना। वो भी आपके स्टार्टअप में अगर इतना बड़ा पूंजी लगा रहे हैं, लेकिन उनके बदले तो उसको 10% शेयर मिल रहा है। तो आपको तो पता है कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग 50% या 75% से ज़्यादा शेयर्स आ गए तो ईजिली कंट्रोल हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, ये क्या सोचेगा, यार सिर्फ 10% मुझे आप हिस्सेदारी दे रहे हो, तो आप तो कल को कंपनी में कुछ भी चेंजेस करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा, या मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इस प्रकार का बहुत बार ऐसा होता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स इस प्रकार की कंडीशन रखते हैं कि ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड विल बी कंट्रोल्ड बाय अस सो दैट आवर कैपिटल विच वी हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी इज ऑल्सो सेफ। कीप्स ऑन हैप, ये होता रहता है। आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो जब इंडस्ट्री में काम करने गए तो दे वर वर्किंग फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस डलवाए जाते थे। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, अभी ILS से वो क्वालिफाई किया एज अ लॉयर, तो उसका भी मैसेज आया था कि इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, कीप्स ऑन हैपनिंग, बहुत रूटीन वर्क है, बहुत रूटीन काम है। तो आई होप आपको ये भी समझा होगा। नाउ लेट मी टेक थोड़ा आपका और हल्का हल्का सा मैं लेट मी स्ट्रेच और थॉट मसल फॉर थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए।
Now let's take one more example. So suppose there's a company which is called as Confused Limited. So there's a company which is Confused Limited. Okay. So एक कंपनी है, उसका नाम है Confused Limited. There's a company which is a Confused Limited. तो एक कंपनी है, उसका नाम है Confused Limited. तो एक कंपनी का नाम इज Confused Limited. थोड़ा स्पेस लग सकता है हम लोग को. ओके. अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. अजीब टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में कोई थॉट अजीब अजीब आए भी तो उधर आप अटको नहीं. एक कंपनी उसका नाम है सॉर्टेड लिमिटेड और एक और कंपनी उसका नाम है कंपोज्ड लिमिटेड. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अगर मैं ऐसा बोलूं कि सॉर्टेड लिमिटेड और कंपोज लिमिटेड ये दोनों कंपनी मिला के 100% कंट्रोल करते हैं. दोनों कंपनीज मिला के 100% कंट्रोल करते हैं, लेकिन सॉर्टेड लिमिटेड का 50% हिस्सेदारी है और कंपोज लिमिटेड का भी 50% हिस्सेदारी है. अब आपका क्या कहना है? क्योंकि यार तुम पढ़ोगे यार घर पे बैठ के, कोई सोच रहा है जैसे मैं तो भाई मैं बहुत सोचता हूँ. अभी तो मेरे बाल वापस आ गए हैं. कोरोना मेरे लिए अच्छा रहा कि मेरे बाल बहुत आ गए, लेकिन अदरवाइज हमको काम क्या है जिंदगी में? हमारा पैदाइश ही हम सोचने के लिए हो, बहुत सोचते हैं. तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं तो भाई पूछता कि अरे रे 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 ऐसा कैसा सर, इसमें क्या होगा? दोनों कंपनी का 50 शेयर. डायरेक्टर्स का मैं आपको कुछ बता ही नहीं रहा हूँ. आप मुझे पहले तो शेयर होल्डिंग पे बताइए कि भाई 50% शेयर होल्डिंग में क्या ऐसा बोलना सही रहेगा कि कंफ्यूज लिमिटेड कंपोज लिमिटेड की या कंफ्यूज लिमिटेड सॉर्टेड लिमिटेड की सब्सिडियरी है स्ट्रिक्टली बाय लीगल प्रिंसिपल्स, बाय लीगल प्रोविजंस, सेक्शन 2 क्लॉज 87? ना, नॉट पॉसिबल. मैं पत्थर मार के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लॉ है भाई. तो मैं अपनी भावनाओं को तब घुसेड़ना है जब जरूरी है. एट दिस मोमेंट बहुत क्लियर लेजिस्लेशन है कि मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल विद वोटिंग पावर जिसके पास होगा वो होल्डिंग कंपनी हो सकती है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता कि क्या कंफ्यूज लिमिटेड कंपोज लिमिटेड की सब्सिडरी है? नो. डायरेक्ट क्वेश्चन आता कंफ्यूज लिमिटेड सॉर्टेड लिमिटेड की सब्सिडरी है? नो. लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरह फ्रेम करता कि एक कंपनी है, उसका नाम है कृष्णा लिमिटेड, फिर आधा आधा नाम ले रहे हैं, राधा कृष्ण लिमिटेड. याद है कुछ बताए थे आपको सेक्शंस को लेके, कंपटीशन लॉ का वीडियो था वो. तो मान लो एक कंपनी है राधा कृष्णा लिमिटेड और राधा कृष्णा लिमिटेड जो है वो राधा कृष्ण लिमिटेड सॉर्टेड में भी 100% स्टेक राधा कृष्ण लिमिटेड का है और कंपोज्ड का भी 100% स्टेक राधा कृष्ण लिमिटेड का है. तो मेरे भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर इसका 100% भी राधा कृष्ण लिमिटेड के पास और इसका 100% भी राधा कृष्ण लिमिटेड के पास, तो क्या मेरा ऐसा कहना सही होगा कि सारा जो भी कंफ्यूज लिमिटेड एंटिटी है उसका सारा कंट्रोल राधा कृष्ण लिमिटेड के पास है? क्या ऐसा बोलना सही होगा कि क्या ऐसा कहना सही होगा कि कंफ्यूज लिमिटेड राधा कृष्ण लिमिटेड की सब्सिडियरी है? यस, नो. सो यस इज द आंसर. इट वुड बी सब्सिडरी ऑफ राधा कृष्ण लिमिटेड. वाई? बिकॉज डायरेक्टली भले ही नहीं बट इनडायरेक्टली तो कंट्रोल कर रही है ना एंटिटी. तो
मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका तो 100% कंफ्यूज लिमिटेड का 100% शेयर कैपिटल राधा कृष्णा लिमिटेड के पास है, तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि ये जो कंपनी है कंफ्यूज लिमिटेड, ये राधा कृष्णा लिमिटेड की सब्सिडियरी है। हल्का हल्का। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं जानबूझ के कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ केस को, क्योंकि भाई देख, तुम एग्जाम के जस्ट पहले वो कॉम्प्लिकेटेड केस देखोगे तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो दैट शुड नॉट हैपन। यहीं देख लेते हैं इसको, आ जाओ एक और केस लॉ देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर केस। ओके, मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है कटरीना। मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है कटरीना लिमिटेड। हाँ बोलो तो इसको प्राइवेट लिमिटेड कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ना है अभी। सो मान लो एक कंपनी है, वो है कटरीना प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें 60% शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स, ऐसे शेयर्स जिसमें वोटिंग राइट्स है, वो है सलमान बॉय के पास। भाई टिलर डाई। तो सलमान भाई के पास है 60% होल्डिंग विथ वोटिंग राइट्स। और गलती से मिस्टेक रणबीर के पास शेयर्स तो एक भी नहीं है, लेकिन यार भाई हटाना पड़ेगा यार, आई एम सॉरी, इसको इमोशन तो वही है लेकिन नाम में लिमिटेड लगा रहा हूं मैं, ताकि हमारा जज्बात और लॉ दोनों एक जगह पे हो। तो सलमान लिमिटेड के पास 60% होल्डिंग तो है, लेकिन हम रणबीर का बात करें तो शेयर होल्डिंग जीरो है। मैं क्लैरिटी से बता रहा हूं आपको, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है सुनना तो पड़ेगा ही। तो शेयर कैपिटल है रणबीर के पास, रणबीर लिमिटेड के पास 0%। बट इस कटरीना प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट जो है वो तो तुम्हारे भाई के पास है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कटरीना प्राइवेट लिमिटेड, क्या कटरीना प्राइवेट लिमिटेड सलमान बॉय की, सलमान लिमिटेड की सब्सिडरी है? द आंसर इज यस, इट इज। प्लेन सिंपल डेफिनेशन 287 से आंसर आ गया। क्वेश्चन 2, क्या कटरीना प्राइवेट लिमिटेड रणबीर लिमिटेड की सब्सिडरी है? द आंसर इज अगेन यस, प्लेन सिंपल 287, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करने का अधिकार रणबीर के पास है। सर ऐसा कैसा, कटरीना दोनों की कैसे हो सकती, कंपनी लॉ में हो सकती है। तो अगर हम लोग इस केस की बात करें तो इन दिस पर्टिकुलर केस कटरीना इज सब्सिडरी ऑफ सलमान लिमिटेड ऑल्सो, रणबीर लिमिटेड ऑल्सो। कंपनी की बात हो रही, कैफ की बात नहीं हो रही। कैफ तो मेरी होनी चाहिए। एनीवे, सो आई होप यू गॉट द आंसर। तो इस प्रकार के बहुत सारे केसेस बनते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी बनते हैं। एसबीसी में क्वेश्चन आया था एक बार बहुत इंटरेस्टिंग सा, वो मैं करवाऊंगा जब टॉपिक शुरू होगा हमारा। तो वी विल डू दैट, जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग से जाएंगे ही जाएंगे। तो इस चैप्टर का कंप्लीशन होने के बाद जो जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए वी विल डू दैट। बट एट दिस मोमेंट आई बिलीव कि आप लोग को सब्सिडियरी की डेफिनेशन समझी क्या? मे बी आई माइट हैव स्ट्रेच्ड अ लिटिल बिट, मैंने थोड़ा ज़्यादा भी स्ट्रेच कर लिया होगा, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट डिमांड्स योर अटेंशन। तो कॉन्सेप्ट में अटेंशन तो देना पड़ता है बस। सो सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी company or subsidiary in relation to other company, that is to say the holding company means a company in which number one the other company, that is to say the holding company controls the composition of board of directors, मतलब majority directors अपॉइंट करने का अधिकार, उनको रिमूव करने का अधिकार। या तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करने का पावर नहीं भी है, तो ऐसे केस में
more than one half of the share capital with voting powers, या simply saying, simply we can say that more than one half of the share capital with voting power भी कोई कंट्रोल करेगा, तो दिस विल बी डीम्ड सब्सिडरी. इसे हम क्या मान लेंगे? सब्सिडियरी कंपनी. क्या मान लेंगे? सब्सिडियरी कंपनी. सो आई होप एटलीस्ट एट दिस मोमेंट आपका सब्सिडरी को लेकर थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक हुआ होगा, थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे. आ जाओ 2 मिनट के लिए ना मैं तुमको मनी कंट्रोल ले चलता हूँ. लेट्स जस्ट सी सम ऑफ द कंपनीज विच आर कंट्रोल्ड बाय टाटास. सो लेट्स गो टू मनी कंट्रोल. अगर यहाँ शेयर कैपिटल दिख जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो देर आर 100 वेज, यू नो. सो सपोज लेट्स टेक द केस ऑफ TCS. अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैं जा रहा हूँ इसकी शेयर होल्डिंग में, तो आप देखिए 72.05% जो है वो है टाटा सन्स का, है ना. तो नेचुरली मोर देन वन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इज बीइंग कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय टाटा सन्स. तो ये कहना सही होगा कि टाटा सन्स उसकी होल्डिंग कंपनी है और TCS टाटा सन्स की सब्सिडियरी. लेट्स टेक द केस ऑफ टाटा कॉफी. नाउ टाटा कॉफी की भी शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो आई थिंक 57.48% जो है वो है टाटा कंज्यूमर के पास, जो पहले टाटा ग्लोबल बेवरेज और उसके पहले उसका नाम टाटा टी हुआ करता था. टाटा टी जो है या टाटा कंज्यूमर जो है बहुत ही, आई रियली एडमायर द कंपनी फॉर द कल्चर और फॉर द सॉर्ट ऑफ वर्क कल्चर दैट हैव गॉट. तो आप देखो 57.48% जो है वो है टाटा कंज्यूमर का. तो टाटा कॉफी इज सब्सिडरी ऑफ टाटा कंज्यूमर लिमिटेड. एक काम करते हैं, टाटा कंज्यूमर भी दिखाता हूं मैं आपको. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ जाओ, आ जाओ. सो इसकी अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ 34%, 34.69% जो है वो है प्रमोटर का, मतलब टाटा सन्स लिमिटेड का. तो प्रमोटर का कॉन्सेप्ट अलग है. देखो, अगर मैं सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग बोलूं तो सिर्फ अगर मैं 34.69% बोलूं तब तो वो हो सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, तो कंट्रोल नहीं है इनका टाटा सन्स के पास. बट बाय आर्टिकल्स अगर आप देखोगे तो दे एक्चुअली कंट्रोल इट थ्रू वेरियस वेज एंड मीन्स. तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप डायरेक्टली भी देख सकते हो. फ्री एप्लीकेशन है, वैसे भी अगर आप क्लास में होते तो मैंने बोल ही दिया होता कि इसको डाउनलोड करो, ये तो होना ही चाहिए हर किसी के पास. सो लाइक वाइज वी कैन चेक आउट लॉट ऑफ बहुत सारी कंपनीज का हम लोग डिटेल देख सकते हैं. तो भाई लोग, आई होप यू एंजॉयड दिस. आई होप आपको सब्सिडी की डेफिनेशन समझ में आई होगी, और अगर आपको सब्सिडी की डेफिनेशन समझ आ गई तो दिस इज द राइट टाइम. नाउ वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पब्लिक कंपनीज अगेन, है ना. तो अब आते हैं मुद्दे पे. इस मुद्दे में भी लगता है बहुत सारा टाइम, ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है इस कॉन्सेप्ट में. और अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक लेके देखो. लेकिन जब भी देखोगे अच्छे से देखना, आराम से देखना. नीचे आप देख रहे हो मैं क्लास नोट्स में ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन का विंडो रखा हूँ. इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे अपने को सोचना पड़ेगा गहरा, है ना. तो सबसे पहले तो लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन. सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं. नाउ by the definition, public company is a company which is not a private company. Secondly, which has minimum paid up share capital as may be prescribed. No troubles here, no problems here. The only problem is the proviso. The proviso says subsidiary of a public company will be deemed public company. अगर किसी पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडियरी है और वो प्राइवेट कंपनी है, तो वो प्राइवेट कंपनी को भी हम डीम्ड सब्सिडियरी मानने वाले हैं. उसको भी हम लोग पब्लिक कंपनी मानने वाले हैं. लेट मी टेक एन एग्जांपल. देख, आई रिपीट, फंडामेंटली डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है.
जिस क्लॉज में दिक्कत है उस क्लॉज को डिस्कस कर रहे हैं. सेक्शन 2 क्लॉज. विच क्लॉज? कम ऑन. 70, 71, 71. Section 2 Clause 71 defines public company. इसकी दो बेसिक बातों में पूरे गांव को तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे प्रोविजन आ जाता है, दैट इज व्हाट सेपरेट्स द मैन फ्रॉम द बॉयज. वो जिसको समझ जाए बड़ा आदमी वो है ना. तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आपके लिए लिख देता हूँ. आई डोंट वांट कि कोई क्लटर हो, कोई कंफ्यूजन हो. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन फॉर द ग्रेविटी ऑफ कन्वर्सेशन. मजा आना चाहिए पढ़ने में, तो यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करते हैं. उसके नीचे एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है. तो नोट्स वोट्स में आपको, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको स्क्रीनशॉट्स तो मिल ही जाते हैं, तो आपके पास ये सब रहेगा. अभी लिखने में बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, ऐसे भी स्क्रीनशॉट विनशॉट लेके लिख ही सकते हो बाद में तुम लोग. आ जाओ. तो डेफिनेशन क्या है? सो पब्लिक कंपनी means a company which, एकदम वैसे ही लिखेंगे जैसा हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं. नंबर 1, is not a private company. Yes. Further, which has minimum paid up capital as may be prescribed. No problems with this. बहुत ही लंबा मात्र औपचारिकता है, लेकिन टंटा है बॉस इस डेफिनेशन के प्रोविजन में. आई हैव बीन वेरी लकी. मैंने तो जब 2019 का कंपनीज एक्ट, 2013 कंपनीज एक्ट आया था, तो जिस दिन ये लागू हुआ उसके नेक्स्ट डे से मेरी कंपनीज एक्ट की पहली क्लास शुरू होनी थी. मुझे लगा था कम बच्चे होंगे, मेरे को प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल जाएगा, बट उसी बैच में 125-30 बच्चों ने रजिस्टर करवा लिया. थोड़े टाइम बाद एक और बैच आ गई. तो द मोमेंट दिस न्यू एक्ट केम इन, आई हैड 170 पीपल टू केटर टू. तो मेरे पास तो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी इसको पढ़ने की. और आई रिमेंबर वेरी फॉन्डली, एक बुक होती थी कंपनीज एक्ट की, वो लेके मैंने उसको इतना रगड़ा था मैंने. छोटी सी किताब थी कंपनीज एक्ट की. इट रियली हेल्प्ड. तो आप भी कोशिश करिए कि इसमें बिल्कुल मजाक ना करें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वन टाइम मेहनत होती है यार. आफ्टर दैट तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो जाती. तो प्रोविजन है, इसका एक प्रावधान है जिसके ऊपर टंटा होगा. उस प्रावधान को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है. प्रावधान में लिखा है प्रोवाइडेड दैट, इसको भी मैं आपके लिए आसान करके लिख रहा हूं, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट, जब भी आपको शब्द मिले तो एक बात याद रखना, इसका मतलब एक प्रोविजन दिया हुआ है. इस कानून को लेकर, इस डेफिनेशन के लिए एक प्रोविजन दिया हुआ है. तो प्रोवाइडेड दैट जहां शब्द आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, उसका मतलब एक प्रोविजन है. प्रोवाइडेड दैट, इसको मैं आपके लिए और इजी करके लिख रहा हूं, सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी will be deemed public company, which naturally implies कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, तो बाय डिफॉल्ट वो बन जाएगी एक पब्लिक कंपनी. उसे हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानने वाले हैं. फेयर इनफ. अब नेचुरल सी बात है, ये तो मैंने बहुत बेसिक फंडा आपके सामने रखा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या किस्से हो सकते हैं. समझिए इसको आप. एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, ओके. एक कंपनी है, उसका नाम है बाहुबली लिमिटेड, ओके. ओके, उसी की एक सब्सिडियरी है. क्या बोल रहा हूँ, उसी की एक सब्सिडियरी है. सॉरी, नॉट चेंज द कलर. उसी की एक सब्सिडियरी है, उसका नाम है कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड. मैंने बहुत टाइम तक ये मूवीज थिएटर्स में नहीं देखी थी, और नेचुरली मुझे रिग्रेट भी है.
बाद में फिर मैंने देखी थी, अलग दुनिया में ले जाते हैं यार आपको। यही आदमी जो पिक्चर बनाया है, वो आदमी की पहली पिक्चर मक्खी थी। कौन सोचा था इतना लेजेंडरी आदमी होगा, देखो आज। तो मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है बाहुबली लिमिटेड, जो कि कौन है, एक पब्लिक कंपनी। ऑलराइट, ये कौन सी कंपनी है मित्रों? दिस इज अ public company. Please pardon my handwriting. I'm used to write in a different way, but I will improvise. मैं improvise बहुत जल्दी करता हूँ। बाहुबली लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और कटप्पा लिमिटेड जो है वो है उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी। और एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये बात तो किसी को भी समझ आ जाएगी कि अगर मैंने ये बोला कि कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ बाहुबली लिमिटेड, आप तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होगे क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये बात में तो किसी को शंका है ही नहीं कि कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड जो है वो क्या मान ली जाएगी, उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या मान लिया जाएगा बोलो? So Katappa Private Limited will be considered as deemed public company. Yes or no? So Katappa Private Limited will be considered as a deemed public company. Okay. फिर टंटा क्या है? टंटा क्या है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे ये नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये सारी बात बता के उनसे कुछ सवाल पूछता हूं तो वह सवालों के जवाब नहीं आते। तो मैं आपको कुछ सवाल करता हूं, कुछ चीजें समझाता हूं, प्लीज फोकस करिए। सो नाउ वी नो दैट दिस कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड is a deemed public company by virtue of 271, by the virtue of this definition 271 में जो definition है पब्लिक कंपनी की, उसके हिसाब से कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड एक डीम्ड पब्लिक कंपनी हो चुकी है। और वो अगर एक डीम्ड पब्लिक कंपनी हो चुकी है, इसका मतलब मेरे मन में कुछ सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दो। तो अब देखो यार, कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड बोल के इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इस कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होगा? वो 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होंगे, है ना? तो कौन से रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होंगे? शेयर्स की ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है, तो शेयर्स जो हैं कि ट्रांसफर जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आपने खुद रेस्ट्रिक्ट किया अपने आप को, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, है ना? तो शेयर्स की ट्रांसफर में रेस्ट्रिक्शंस रहेगी। ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि आपने खुद अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। यस नो? इसकी जो ट्रांसफर है इट इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि आपने खुद अपने आर्टिकल्स में इसको लिखा है कि द कंपनी इज प्राइवेट कंपनी pursuant to 268 ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड हेंस आपने डाला होता है क्लॉज आर्टिकल में कि हमारे शेयर्स की ट्रांसफर्स के राइट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं। सेकेंडली आपके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं बोलते खाते? 200। क्यों? क्योंकि आपने खुद के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। थर्डली आपने बोल के रखा हुआ है कि पब्लिक को नहीं इनवाइट कर सकते, है ना? इनविटेशन टू पब्लिक एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, क्योंकि आपने खुद ने आर्टिकल्स में बोल के रखा हुआ है। ये सुनो, सो मेरे भाइयों, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अब क्या
ये 3 आर्टिकल्स तो वो हैं जो आपने खुद अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ये 3 वो क्लॉजेज हैं जो आपने खुद अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डाल रखे हैं। सो ये वो तोहफा है जो आपने खुद को दिया है ना। आपने खुद के आर्टिकल्स में खुद डाल के रखा है, किसी और ने तो बोला नहीं आपको। चिक्कर ये है कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 271 पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के हिसाब से ये बन जाती है एक पब्लिक कंपनी, है ना। ये हो गई एक डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो अक्सर बच्चे, अगर तुम मेरे सामने होते, अगर हम आमने आमने सामने बैठे होते, मैं तुमको पूछता, तुम्हें सब जमा डेफिनेशन समझा, तुम बोलते चिल्ला चिल्ला के हाँ, मैं देखता जानबूझ के कि कौन मुंडी हिला के हाँ बोला है, और मैं फिर उसको खड़े होके पूछता सवाल। तो अब तुम बैठे हो अपने घर पे, लैपटॉप ऐसा तुम्हारे ऊपर रखा हुआ है, तो मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ जो घर बैठ के देख रहे हैं, फॉरवर्ड मत करना वीडियो को, जो पूछ रहा हूं यहीं पे रुको। पहला सवाल, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके सबके दिमाग में आने चाहिए थे। आए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो उससे भी बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, पहला, क्या ये कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स के ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे? क्या ये कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स आर दे फ्रीली ट्रांसफरेबल? सर ऐसा वैसा सर, डिपेंड, कोई डिपेंड नहीं, यस और नो, हाँ या ना, ब्लैक या व्हाइट, देर आर नो ग्रेज, नीदर द डार्क ग्रे नॉर द लाइट ग्रे, नीदर 50 शेड, कोई भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है, या तो हाँ है या तो ना है। क्या बोलते हो, क्या कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे? मैं नहीं बता रहा आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्या नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, आई एम सॉरी, क्या नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक इशू ला सकती, मतलब पब्लिक को अपने कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए इनविटेशन दे सकती? या तो ये तीनों सवालों का जवाब हाँ है, या तो ये तीनों सवालों का जवाब ना है। एक हाँ और एक ना तो हो नहीं सकता, ठीक है। इतना बैल बुद्धि तो आप नहीं हो। क्या बोलते हो, यस, नो, हाँ, ना? धर्म संकट तो है, डायलेमा में तो आप हो। क्यों? क्योंकि सर पब्लिक कंपनी तो ये सब कर सकती है, बट कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने खुद लिखा है कि हम प्राइवेट कंपनी है, और एक प्राइवेट कंपनी 3 रेस्ट्रिक्शन अपने आर्टिकल्स में खुद डालती है, जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि ये वो तोहफा है जो हमने खुद को दिया है, ये वो रेस्ट्रिक्शन है जो हमने खुद पे डाल रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लो हमारा एक स्टूडेंट है, चलो कौन बच्चा, चलो शुभी है, अभी शुभी मैम है, वो शुभी भी पढ़ाती है, और आपने अगर शुभी अग्रवाल जी के बारे में नहीं सुना है तो जाइए यूट्यूब में, उनके भी वीडियोस मिलेंगे। तो शुभी अग्रवाल मान लो मेरी एक स्टूडेंट है, चीज़ अभी तो उसकी शादी वादी हो गई है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। से सपोज मान लो शुभी के घर वाले उसको बोल रहे हैं कि शुभी गो गेट मैरिड टू दिस पर्सन, इस XYZ लड़के से जाके शादी कर ले, लेकिन शुभी खुद बोल रही है मुझे करनी ही नहीं है। तो शुभी को कोई घर वाले वर वाले कोई किसी से मना नहीं कर रहा है, शुभी खुद बोल रही है मुझे नहीं करनी है ना। तो शुभी ने खुद के लिए कोई डिसीजन लिया है, शुभी ने खुद के लिए कुछ सोचा होगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे
क्योंकि कटप्पा प्राइवेट लिमिटेड ने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये डाल के रखा हुआ है कि हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं होंगे, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड होगी। आपको अपने आपके खुद के आर्टिकल्स आपको प्रोहिबिट कर रहे हैं, आपके खुद के आर्टिकल्स ने आपको बाइंड कर रखा है। तो इन तीनों का जवाब क्या होगा? क्या बोलते हो क्लास? नो, नो, नो। क्यों? क्योंकि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने खुद के ऊपर ये बंधन लगाया है, आपने खुद को रोक रखा है बाय वर्च्यू ऑफ योर आर्टिकल्स। कभी कभी मेरे को स्टूडेंट भी मिलते हैं, वो बोलते हैं सर ये होगा कि नहीं होगा। मैं बोलता हूँ भाई साले सब अलाउड, सब हो सकता है। तो अपने दिमाग को मत बांधो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इन लाइफ। सब जो सोच सकते हैं वो सोच आई है, इसका मतलब वो हो सकता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तुमने खुद को जो बांध के रखा है वो बंधन तुम्हारा यही है, इसको तोड़ दो। क्योंकि मतलब तोड़ो मतलब तुम्हें आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे, तब तुम सब कर सकते हो। तो सर फिर ये डीम्ड पब्लिक कंपनी का मतलब क्या हुआ? फिर इसका क्या मीनिंग आया? डीम्ड पब्लिक कंपनी का क्या किस्सा है फिर? तो मेरे भाइयों, डीम्ड पब्लिक कंपनी का किस्सा ये है कि द मोमेंट यू बिकम डीम्ड पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनीज के प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में है वो भी आपको लागू हो जाएंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रतिबंध वो हैं जो तुमने खुद को लगाए हैं, ये तोहफा हुआ जो तुमने खुद को दिया है। अब दूसरा इम्पैक्ट जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि द मोमेंट इट बिकम्स डीम्ड पब्लिक कंपनी, ये डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाएगी तो इसके ऊपर कुछ और भी बंधन है। द मोमेंट इट इज डीम्ड पब्लिक कंपनी, इसे अगर डीम्ड पब्लिक कंपनी कहा जाएगा तो कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी प्रोहिबिशंस होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे फॉर पब्लिक कंपनीज, वो सारे भी आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। आपको उनसे भी कंप्लाई करना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू विल हैव टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विच आर मेंट फॉर पब्लिक कंपनीज। मतलब प्रोहिबिशन तो आपको ये आर्टिकल्स के भी लग जाएंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013 में जो जो एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, जो जो एडिशनल नियम पब्लिक कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, वो एडिशनल नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोहिबिशंस हैं, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है? तो पब्लिक कंपनी जो ये बनेगी, डीम्ड पब्लिक कंपनी जो रहेगी, इसको कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस के लिए पब्लिक कंपनी माना जाएगा। वो सारे नियम, सारे कानून इस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे जो एक पब्लिक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। सो आई होप आपको कुछ कुछ समझा होगा, है ना? सो गाइज, दिस इज द रीजन वाई वी हैड मेट। हम लोग पब्लिक कंपनीज की डेफिनेशन भी करना चाहते थे। डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच हैज गॉट मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रोविजन में जो लिखा हुआ है वो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, अगर वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी हुई भी तो उसे हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के जितने भी एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी एडिशनल प्रावधान हैं जो पब्लिक कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, वो इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इवॉल्व जूरिस्प्रूडेंस है इसमें, और आपको ये समझना होगा कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो प्राइवेट कंपनी के ही रहेंगे, बिकॉज बाय आर्टिकल्स, बाय और इनकॉर्पोरेशन, बाय द फॉर्मेशन यू आर अ प्राइवेट कंपनी। बट जो कंपनीज एक्ट के प्रावधान पब्लिक कंपनीज को लागू होंगे, इन्हें उनका भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। सो गाइज, दिस इज व्हाट वी हैव मेट फॉर। तो आज का अगर आपने देखा होगा तो हमने फंडामेंटली 3 चीज़ें देखी हमारे एजेंडा में, जो स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया था इस सेशन में। हमने 3 चीज़ें देखी। शायद आपको एक दिन में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए और सेकेंड डे पे आप लोगों को अलग से सब्सिडियरी की और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखनी चाहिए। सो फंडामेंटली जब हम लोग
मिले थे, तो मैंने एजेंडा में बहुत क्लियरली आपको बता दिया था कि हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है. सो होप दैट इज़ वेरी 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 क्लियर. इफ़ यू डोंट रिमेंबर, लेट मी जस्ट गिव यू दैट. तो ये जो आई एम सॉरी, just a minute, huh? So this is the agenda which we had set for ourselves. तो हम लोगों ने एजेंडा रखा ही था कि हम लोग जब भी अगले बार मिलेंगे हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे. तो या जस्ट अ मिनट, मैंने अभी तक वो ऑन नहीं किया है. या सो दिस वाज द एजेंडा फॉर विच वी हैड मेट. तो हम लोगों ने जो सेशन रखा था उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें अब कंप्लीट कर ली हैं. तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब्सिडीज, इसका डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया है. तो नाउ व्हाट वी विल डू इज़, बिफोर वी गेट इनटू ओपीसी, एसोसिएट कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, उसमें भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले भी मैं आपके साथ कुछ और बातें करना चाहूँगा. क्योंकि आप याद करेंगे अगर, तो हम लोग सेक्शन 3 जब पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में जब हम लोग बात किए थे, तो अब ये मेन शब्द पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी हमें समझ गया है. बट ये लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है, ये लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, ये अनलिमिटेड क्या है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. तो पहले हमारा सेक्शन 3 जो कॉन्क्रीट है, एग्जैक्ट सेक्शन 3 में जो जो लिखा गया है, वो सेक्शन 3 में हमारा सारा कॉन्क्रीट बातें जो था वो हम लोग एक बार देख लेंगे. तो ये सेक्शन 3, सब सेक्शन 2 में जो कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और कुड बी लिमिटेड बाय गारंटी, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट सेशन में. So thank you guys, you have been a lovely audience. Thank you, bye bye.